लंदन एक ऐसा सिटी जो पूरे वर्ल्ड के लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करता है और हमें लगता है कि लंदन एक आइडियल सिटी है। वहाँ सब परफेक्ट है और बहुत अच्छा है। वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी। वहाँ सब वेल मैनेज्ड होगा। बट लंदन सिटी के लिए हमारे पोएट मिस्टर विलियम ब्लेक कुछ बहुत ही डिफरेंट बताते हैं। ब्लेक उन रेस्ट्रिक्शंस, एट्रोसिटीज़ और बाउंडेशंस के अगेंस्ट अपना रिएक्शन देते हैं जो कि स्टेट ने वर्किंग क्लास के लोगों पर लगा रखी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर लिटरेचर चैनल सब्जेक्ट लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एक पोएट्री लंदन को और इसके राइटर हैं विलियम ब्लेक। ये पोएम लिखी गई थी लेट 18th सेंचुरी में 1789 से 1794 के बीच में और ये 1794 में ब्लेक के फेमस कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। ब्लेक के दो बहुत ही फेमस कलेक्शन थे पोएट्री या उनके वर्क्स के। एक था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। अगर आप लोग विलियम ब्लेक की लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं या उनकी बायोग्राफी का वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए बायोग्राफी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उनकी बायोग्राफी का वीडियो अपलोड कर दूं। लेट 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन का टाइम था और इस टाइम पे पॉवर्टी, सोशल अनरेस्ट जैसी चीज़ें सोसाइटी में फैली हुई थीं। ब्लेक ने अपनी पोएम में वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी, ऑपरेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। वी विल डिस्कस इट line by line along with word meanings, literal meaning and deep meaning। मीन्स इंग्लिश लाइन्स का सिर्फ मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, उनका डीप मीनिंग क्या है, मतलब पोएट एक्चुअली में क्या कहना चाहता है और वो क्या सिंबलाइज करना चाहता है, किस चीज़ को उसने एक्सप्लोर किया है, क्या उनके एक्सपीरियंस थे, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगी तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। I wander through each chartered street. Through means through. Chartered means restricted or controlled. Means मैं घूम रहा था वहाँ की चार्टर्ड स्ट्रीट्स में। चार्टर्ड मतलब कि हमने बताया कि कंट्रोल्ड। तो चार्टर्ड स्ट्रीट इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ सब कुछ मोनार्क्स के कंट्रोल में है। जहाँ तक कि वहाँ की गलियों पे भी वहाँ के राजाओं का, मोनार्क्स का शासन था, उनका कंट्रोल था। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। तो इन्होंने थेम्स जो कि लंदन की बहुत ही फेमस रिवर है तो उसको भी चार्टर्ड बोला है। मीन्स वो रिवर जो है थेम्स रिवर वो भी उन मोनार्क्स के कंट्रोल में है, उन किंग्स के कंट्रोल में है। इवन नेचुरल थिंग्स जैसी चीज़ें भी इन मोनार्क्स के कंट्रोल से दूर रही हैं, उनसे नहीं बच पाई हैं। तो यही पोएट कहना चाहता है कि पोएट उन स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे थे जिसके पास में ही लंदन की मोस्ट फेमस थेम्स रिवर फ्लो करती है और रिवर भी चार्टर्ड है, यानी रिवर पे भी उन मोनार्क्स का कंट्रोल है। यानी नेचुरल एलिमेंट्स भी किंग्स के कंट्रोल में है, वो भी बेचारे उनसे नहीं बच पा रहे हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ पे अपनी पावर दिखा रखी है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट। तो वॉक करते टाइम जिन जिन लोगों को या जितने भी लोगों को पोएट ने देखा उनके फेस पे मार्क्स हैं, निशान हैं। कैसे मार्क्स हैं? मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो मीन्स सॉरो या माइजरी। तो उन फेसेस पे वीकनेस के मार्क्स हैं, जो भी उनकी वीकनेस हो जैसे कि पॉवर्टी, बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन, इन सब के मार्क्स हैं और दुख के मार्क्स हैं। फर्स्ट स्टैंजा में ब्लेक अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है कि वो लंदन में उन्होंने क्या क्या देखा। ब्लेक के टाइम पे इंग्लैंड पे एब्सोल्यूट मोनार्की का रूल था और किंग ने बहुत ही कम फ्रीडम दे रखी थी पब्लिक को। लंदन की स्ट्रीट्स और थेम्स रिवर को तो किंग ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को इतनी फ्रीडम दे रखी थी कि वो वहाँ घूमने जा सकते हैं।
और इसी फैसिलिटी का या इसी फ्रीडम का फ़ायदा उठाने के लिए पोएट भी लंदन की स्ट्रीट्स पे घूमते हैं और घूमते हुए वो कुछ लोगों के नहीं बल्कि सबके फेसेस पे सैडनेस और वीकनेस के मार्क्स को देखते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं। आगे पोएट कहते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। इस स्टैंजा में पोएट को हर एक आवाज़ में दर्द और दुख सुनाई दे रहा है, भले ही वो आवाज़ किसी आदमी की हो या किसी इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी की हो। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं संभाल पाते हैं तो वो सैड होते हैं, वो दुखी होते हैं या वो टूट जाते हैं। लेकिन न्यू बॉर्न्स के ऊपर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो तो नहीं ऐसा हो सकता, वो मतलब किस लिए रोएंगे अगर उनको दूध चाहिए या उन्होंने मतलब उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो रो रहे हैं, बाकी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इन्फेंट्स भी रोते हैं, और इन्फेंट्स रोते हैं तो किस वजह से? फियर की वजह से। मीन्स लंदन सिर्फ यूथ, मैन, वीमेन को ऑप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ जवानों को, आदमियों को या औरतों को नहीं परेशान कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, वो तो इन्फेंट्स को भी ऑप्रेस कर रहा है, उन्हें भी नहीं छोड़ रहा है, न्यू बॉर्न्स को भी वो नहीं छोड़ रहा है। अब इसको क्या मतलब है वो हम लोग आगे की लाइंस में देखेंगे। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हेयर। बैन मीन्स प्रोहिबिटेड बाई लीगल मीन्स या नॉट अलाउड बाई लॉ, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड ना हो, वो सब चीज़ें बैन होती हैं। मैनिकल्स मीन्स शैकल्स, हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ, ऐसा कुछ। माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स मीन्स सेल्फ इम्पोज्ड मेंटल एंड सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स दैट लिमिट देयर फ्रीडम। मतलब दिमाग ने खुद इतना ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, उन ऑपरेशंस को, उन रेस्ट्रिक्शंस को, कि अब उन्हें लगता है वो अगर कुछ ऐसा करने भी चलते हैं जो वहाँ पे अलाउड नहीं है तो उन्हें खुद ही लगता है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो उनकी मतलब मेंटेलिटी ही वैसी होती जा रही लोगों की। पोएट कहते हैं, हर आवाज़ में और हर एक बैन में मीन्स हर उस चीज़ में जो लीगली अलाउड नहीं है, उसमें मुझे लोगों की खुद की लगाई हुई लिमिट्स की आवाज़ आती है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट इन्फेंट्स को रोता देखता है, क्योंकि सिटी उन इन्फेंट्स के दिलों में डर पैदा कर रहा है। अथॉरिटी ने, किंग ने पूरे सिटी में डर और दहशत का माहौल बना दिया है, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें लगता है कि जैसे वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं। पोएट कहते हैं कि सारा सिटी किंग के ऑपरेशन की वजह से पेन में है, दर्द में है, और किंग ने सबकी लिबर्टी को, सबकी आज़ादी को उनसे छीन लिया है। थर्ड स्टैंजा में विलियम ब्लेक लंदन के दो फेसेस को दिखाता है, मतलब डबल फेसेस को डिस्कस करते हैं। मीन्स चर्च के अंदर फॉरगिवनेस एंड मर्सी जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ इन चर्च के क्लर्जी जो होते हैं उन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स तक पे बिल्कुल दया नहीं दिखाते, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और बुरी कंडीशन में चिमनी साफ़ करने का काम करते हैं। और जो लड़के चिमनी साफ करने का काम करते हैं उनके लिए प्रीस्ट कोई नोबल मैन नहीं होते हैं। अगर भाई आप किसी से पढ़ोगे जाके तो आप उनको अपना आइडियल मानोगे कि आपको लगेगा हाँ ये बहुत अच्छे हैं, नोबल हैं, मेरे गुरु हैं। लेकिन अगर वही आपसे अभी आपके अपने ही घर में झाड़ू पोछा कराने लगे तो वो आपके लिए नोबल मैन नहीं रहेगा, वो आपके लिए एक विलेन का रोल प्ले करेगा। तो वैसे ही उन बच्चों के लिए वो क्लर्जी कोई नोबल मैन नहीं होते थे, वो एक विलेन की तरह होते थे और वो उन्हें विलेन मानते थे। और उन चिमनी स्वीपर्स के साथ साथ सोल्जर्स की भी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी वहाँ, उन्हें भी वार पे जाना ही पड़ता था, और उन वार्स को इसलिए लड़ा जाता था कि पीस यानी शांति बनी रहे, मतलब लड़ाई की जा रही है इसलिए कि शांति बनी रहे। और उन सोल्जर्स की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मर रहे तो मरने दो, किसी का क्या घाटा हो रहा है उसमें, और वो ना चाहते हुए भी उन्हें काम पे जाना ही पड़ता था। तो पोएट थर्ड स्टैंजा में कहते हैं,
हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। मीन्स कैसे वो चिमनी साफ करने वाले बच्चे रोते हैं क्योंकि बड़े उन चिमनियों में जा नहीं पाते थे, उन्हें साफ नहीं कर सकते थे। तो छोटे छोटे बच्चों से ही चिमनियाँ साफ कराई जाती थी। उनके अंदर जाने मतलब उतनी फैसिलिटीज़ तब नहीं होती थी, तो बच्चों को उन चिमनीज़ के अंदर डाल देते थे कि उनको साफ़ करो। पहले घर में सब जगह होते भी थे चिमनी वगैरह, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो तो लोग अपने घर में चिमनी को जला लेते थे और उनकी साफ़ करने की कोई फैसिलिटी होती नहीं थी, तो बड़े जा नहीं सकते थे और उन बच्चों से चिमनी साफ़ कराई जाती थी। और उन चिमनियों को साफ़ करने की वजह से उन्हें फ्यूचर में सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो जाते थे और चर्च उन पुअर बच्चों की हेल्प करने में टोटली फेल्ड है, जबकि वो चाहते तो उनकी हेल्प कर सकते थे। तो इन लाइंस के थ्रू पोएट ने चर्च की करप्शन और हिपोक्रेसी को दिखाया है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई runs in blood down palace walls. Helpless means helpless means चिमनी स्वीपर्स की तरह सोल्जर्स भी हेल्पलेस हैं और साह मीन्स आहें भरना। तो वो हेल्पलेस सोल्जर्स की आहें ब्लड की तरह फ्लो हो रही हैं पैलेस की वॉल्स के नीचे। मीन्स हेल्पलेस सोल्जर्स को अपनी लाइफ और ब्लड दोनों देना पड़ता था पावरफुल और रिच लोगों के लिए। पोयम के फोर्थ और लास्ट स्टैंजा में पोएट कंटेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट सोसाइटी की बात करते हैं। मीन्स जब वो रात में उन चार्टर्ड स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे थे तब उन्होंने क्या देखा, और वो इस स्टैंजा में लवलेस मैरिज और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हेयर हाउ द यूथफुल हेलोट्स कर्स। लेकिन मोस्टली जो मैंने आधी रात में स्ट्रीट्स पे सुना कि कैसे जवान जवान लड़कियां बददुआएं और गालियां देती हैं। हेरलोट्स मीन्स वीमेन दैट डू बॉडी बिजनेस। दे हैड टू डू बॉडी बिजनेस ड्यू टू पॉवर्टी फॉर द वेरी बेसिक नीड्स टू लिव देयर लाइफ। आगे पोएट कहते हैं, ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड ब्लाइट विथ प्लेग्स द मैरिज हर्स। और वो हेरलोट्स कुछ अनवांटेड और इलेजिटिमेट न्यूबॉर्न्स को बर्थ देती हैं, जिनको देखकर वो खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। और अब उस इन्फेंट को भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी जो उसकी मदर ने फेस की, क्योंकि वो भी वर्किंग क्लास से बिलोंग करेगी या करेगा। ब्लाइट विद प्लेग मीन्स डिस्ट्रक्शन ड्यू टू disease like venereal disease. Hearse means a vehicle for transporting a coffin to a funeral. और मैरिज हर्स का मीनिंग है शादी, जो कि डेथ और डिके का रीज़न होती है। मतलब शादी क्या होती है, डेथ और डिके का रीज़न होती है। तो पोएट इन टर्म्स का यूज़ करके लंदन की सोशल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल इल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कहते हैं कि इवन मैरिज, जो कि पहले लव और न्यू बिगिनिंग का सिंबल होती थी, अब वो भी करप्टेड है और उन्हें डेथ और डिके का सिंबल कहा जाता है, क्योंकि लोग अपने रिलेशंस को लेकर ऑनेस्ट नहीं हैं। शादी के बाद भी वो अफेयर रखते हैं और इसीलिए मैरिज को डेथ, सॉरो और डिस्पेयर का सिंबल बोला गया है। तो इस तरह से पोएट विलियम ब्लेक ने हमें लंदन सिटी से इंट्रोड्यूस करवाया और उसका बिटर ट्रूथ हमारे सामने लाकर रखा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट फील लाइक एन आइडियल सिटी। मतलब ज़्यादातर पोएट क्या करेंगे, लंदन के बारे में लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे, लेकिन विलियम ब्लेक ने ऐसा नहीं किया। उसके कड़वे सच को, उसकी रियलिटी को, उसके एरिस्टोक्रेटिक नेचर, उसके मोनार्क को, वहाँ की प्रॉब्लम्स को दिखाया, वहाँ के लोगों की लाइफ्स को दिखाया हमको। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस पोएम। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।